मैं सचिन कुमार शर्मा बीजन इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। Hello students, myself Sachin Sharma. This is the series of the first year NCERT Mathematics in English medium और हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेट थ्योरी और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट की मैंने 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं सीरीज़ में। और चैप्टर में जो भी आपके इजी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एक्सरसाइज से मैच होते हैं मैं उनको सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसको आप डू योर सेल्फ स्वयं करेंगे। और जो आपके थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर पीछे में आपने एक्सरसाइज में सॉल्व कम किए हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको एक सेट ए दे रखा है, a is equal to x such that x is a real number and x satisfy the value of x square minus के 8x plus के 12 is equal to 0। यहाँ पर एक सेट दे रखा है a और यहाँ पर x की जो a की जो वैल्यू है वो एक सेट है यानी समुच्चय है, जिसमें x की जो वैल्यू है वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो चलिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपको मिलेंगी वो मिलेंगी आपको माइनस के 2,6। तो ये तो हो जाता है आपका सेट a। और हमें क्वेश्चन में सेट नंबर बी दे रखा है और इसमें आपको लिखा है 2 4 6 एंड द सेट सी इज गिवन 2 4 6 8 एस ऑन एंड ए सेट डी इज इक्वल टू ओनली 6। Here we decide which is the subset of the one another। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटा सेट लेके चलेंगे। वो सबसे छोटा सेट क्या है आपका डी। डी में ओनली 6 लिखा है, आप देखेंगे 6 आपका ए में बिलोंग हो रहा है, बी में बिलोंग हो रहा है और सी में बिलोंग हो रहा है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डी इज बिलोंग्स टू द अनदर सेट्स ए बी एंड सी। इट्स मीन डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। That is the first condition. Next, the set of greater than D is A, where A has the two element -2 and 6, where -2 is belongs to A but not belongs to B and not belongs to C. It's mean A does not the set of B and C। इसका मतलब A जो है वो B और C का सेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर -2 दे रखा है, वो -2 B और C में मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे B सेट में आपका 2 4 6 दे रखा है। 2 4 6 आपका A सेट में नहीं है, D सेट में नहीं है, केवल C सेट में है। इसका मतलब 2 A सेट में मैच हो रहा है, 4 आपका A सेट में मैच हो रहा है, 6 आपका A सेट में मैच हो रहा है। इट्स मीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू C। इट्स मीन A इज द सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल ये कंडीशन निकल के आई है जिसमें एक दूसरे के सबसेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, जिसमें कुछ स्टेटमेंट और क्वेश्चन हमें दी हैं। तो कुछ 1-2 स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला आपका एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए and capital A is belongs to V then X belongs to B। अब यहाँ पर जो दे रखा है कथन आपका सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इन्होंने कहा है कि इफ़ X बिलोंग्स टू A, यानी X एक एलिमेंट है और बिलोंग्स कर रहा है एक सेट A में, और A जो है वो बिलोंग्स करेगा B में। एक सेट किसी भी दूसरे सेट में बिलोंग केवल तभी कर सकता है जो एज ए एलिमेंट हो, ठीक है। लेकिन सेट का कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है, वो हमेशा या तो प्रॉपर सबसेट होगा या फिर सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट मतलब वर्ड है, स्टेटमेंट है, वो भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, यानी फॉल्स होगा। इसी तरीके से आपके सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट तक ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको आप डू योर सेल्फ करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट्स गिवन हैं, A, B एंड C आर गिवन set such that A union V equal A union C and A intersection B equal A intersection C, then so that V is equal to C। हमें शो करना है कि V C के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन फाइंड द वैल्यू एंड देन शो V इज इक्वल टू C। हमें प्रूफ करना है कि V C के इक्वल होगा इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू।
अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो आपको बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन आपकी गिवन है उसको टेक करेंगे और इसमें आपका लिखा है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, देन टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड विद सी। अगर हम इंटरसेक्शन सी बोथ साइड टेक कर लें कुछ इस टाइप से कि बी ए बी का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं ए यूनियन सी एंड ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू होती है वो सी के इक्वल होती है। तो देन द राइट हैंड साइड इज चेंज इनटू द ओनली सी एंड सी इज इक्वल टू, अगर हम इसमें सी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सी ओवर द यूनियन इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन सी एंड यूनियन वी इंटरसेक्शन सी। Here the second statement is given A union C is equal to A union B. Now putting the value of A intersection C is equal to A intersection V. A intersection B and union V intersection C is equal to C. Now V intersection A and union V intersection C is equal to C. Now taking V distribution with A union B, it's mean A union V intersection V is equal to C. Like that A union V and intersection V is equal to V, and putting this value in left hand side then V is equal to C. Hence proved. ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ गिवन है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 4 इफ सो दैट द एवरी कंडीशन इज द इक्विवेलेंस। 4 कंडीशन हमें गिवन है और दिखाना है कि 4 की 4 कंडीशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब इफ़ द एनी वन इज़ ट्रू देन, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है देन अदर इज ऑल्सो ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है ए सबसेट वी एंड सेकेंड कंडीशन इज ए माइनस वी इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड कंडीशन इज ए यूनियन वी इज इक्वल टू वी यूनियन एंड फोर्थ कंडीशन इज ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू A. Here the first condition is if A subset B it's true। अगर हम इसको ट्रू लेट कर लेते हैं तो हमें अदर कंडीशन को इसके अकॉर्डिंग ट्रू शो करना है। If A subset of B it's mean all element of A belongs to B and any one element of B such that not belongs to A। Now the second part is this A minus B is equal to 5। A minus B have those element collection of A which not belongs to V, but here A have no element which is not belongs to V, hence the A minus B is equal to 5 because the common element is cancelled from A by matching V। It's mean जो सेट A है उसके जो सम एलिमेंट्स हैं B में मैच होते हैं, ऑल एलिमेंट्स A के जो V में मैच होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या बचेगा आपका एम्पटी यानी 5। तो इट्स ट्रू अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। इसी तरीके से हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन इज गिवन A यूनियन V इज इक्वल टू V। हेयर V इज ग्रेटर देन A, इट्स मीन द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू V, इट्स मीन A यूनियन V इज इक्वल टू V। And fourth condition is A intersection V is equal to A. Intersection means common element. The common element of A and B is also the element of A because A is smaller than V and A is the subset of V. It means all elements of A belongs to V and those elements also common, hence equal to A। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 आप ट्राई कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है, मैं थोड़ा सा हिंट से देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B।
अब यहाँ पर हमें ए बी के इक्वल दे रखा है, देन द पावर सेट इज ऑल्सो इक्वल। अगर पावर सेट किस कोई भी टू सेट्स आपके इक्वल हैं तो उसका पावर सेट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। या फिर पावर सेट्स इक्वल हैं तो उसके सेट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ए और बी को कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं सच दैट 1,2 एंड वी इज इक्वल टू इज ऑल्सो 1,2, इट्स मीन 2,1 लेट कर लेंगे इसको आप, ठीक है। और दोनों की पावर सेट फाइंड कर लेंगे, बोथ आर विल बी इक्वल, जो दोनों ही इक्वल होंगे। तो आप इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो उसमें आप ए और बी को सेट को अपनी तरफ से लेट करके कर सकते हैं, पावर सेट पर डिपेंड है। आप एक्सरसाइज में देख लेंगे, मैं उसको पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, जिसमें हमें क्या करना है, ए और टू स्टेटमेंट हमें गिवन है, वो हमें प्रूफ करना है दोनों को, बोथ साइड आर इक्वल। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर आपको 3 कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से है, जिस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और एक एलिमेंट सेट्स को आप कॉमन दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत ईजी है, इस पर भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है वही प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन नंबर 9 में भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको भी आप कोई भी ए और बी सेट अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से करेंगे। आप इसे फॉर्मूला बेस नहीं करेंगे, बल्कि आप ए और बी सी को कोई भी एनी वन सेट लेट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 will be solved by the Venn diagram of the two sets. Number of A intersection B is union B is equal to number of A plus number of B. Now we will solve the question number 15, and in question number 15 there are the given some peoples which like the newspaper, and total peoples is 60, and the people which like the newspaper H, then number of H is equals to 25, and the second newspaper is T which liked by the 26 persons, and the third newspaper of I is liked by the is also 26, and the newspaper of H and I is liked by 9, and the newspaper H and T is liked by 11, and the number of H 26, 25, number of T 26, number of I 26, and number of I 26, and number of H intersection I is equal to 9, number of H intersection T is equal to 11, and number of T intersection I is equal to 8, and then number of H intersection T intersection I is given only 3. Here we explain that. अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर हैं, H, T और I, 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं। इसमें जो न्यूज़पेपर H है वो लाइक्ड बाई 25 पर्सन्स, एंड द न्यूज़पेपर T इज़ लाइक बाई द 26 पर्सन, एंड द न्यूज़पेपर I इज़ लाइक बाई द 26 पर्सन, एंड द न्यूज़पेपर H and I is liked by the 9, and the newspaper H and T is liked by the 11, and the newspaper T and I is liked by the 8, and the newspaper H, T and I is liked by the 3. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वेन डायग्राम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द वेन डायग्राम फॉर द 3 सेट्स, एंड द सेट्स आर H, T and I. This is the common area of 3 sets H, T and I, and this is the common value of the H, T and I 3. So we will write the first of all 3 in this area. This area is belongs to T, belongs to H and belongs to I. Next, intersection of the T and I is, next the intersection of the T and I is 8. T and I intersection is 8, but 3 is also already written, then remaining 5 is written in this area, and the intersection of H and T is equals to 11, and what 3 is already written, then remaining of 11 is 8, the common area of H and T. Next, H and I, the common is 9, and 3 is also already written, then remaining members is 6.
नाउ द नंबर ऑफ द आई इज इक्वल टू 26। हेयर वी सी दैट, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई का जो सर्किल है उसमें आपके नंबर्स 3 and 6 9, 9 और 5 14, और हमें कंप्लीट करना है 26। इट्स मीन 12 रिमेनिंग। Like that, t, the number of t elements is 26, and here we already write 3 5 and 8, 5 3 8 8 8 is 16, 16 and 10 26. Now number of h is equal to 25. What here? 6 3 9 9 8 17, 17 complete by the 8, then complete 25. अब यहाँ पर हमने देखा कि एच टी और आई आपके 3 सर्कल्स बनाए हैं एज ए सेट्स के फॉर्म में। इसमें सबसे मिडिल में हमने 3 लिखा है, 3 जो है कॉमन एलिमेंट्स है तीनों के। उसके बाद हम देते हैं टी और आई। टी और आई का कॉमन एरिया आपका ये है, जिसमें से हम 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिमेनिंग आपका 5 बचेगा। इसी टाइप से आप एच और टी का कॉमन देखेंगे, 11 है तो 8 और 3 11 है आपका। कॉमन एच और आई है आपका, वो आपका 9 तो 6 से 3 9, ये आपका कॉमन एरिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे नंबर ऑफ एच में क्या है 25। अगर आप नंबर ऑफ एच की टोटल काउंटिंग को ऐड करेंगे तो 25 आएगा आपका। उसी तरीके से नंबर ऑफ टी आपका 26 होगा, नंबर ऑफ आई आपका 26 होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको कॉमन एरिया से लेके चलते हैं, फिर 2 का कॉमन लिखते हैं, फिर आपको ये कंडीशन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट विच रीड द मिनिमम न्यूज़पेपर, यानी आपको न्यूज़पेपर रीड करने वाले कुल मेंबर्स की काउंटिंग चाहिए। तो एच यूनियन टी एंड यूनियन आई, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच एंड प्लस नंबर ऑफ आई एंड प्लस नंबर ऑफ टी एंड माइनस number of h intersection t and minus number of t intersection I and minus number of t intersection t and I and h and plus number of h intersection t and intersection I, then solve it. Next, second part, only one newspaper reading by the persons, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन्स की काउंटिंग कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं 12 10 और 8, इनको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 + 10 एंड प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका ओनली 8 और 10 30। ठीक है, दैट्स आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से, इसमें आपको 3 सेट्स का डायग्राम बनाना है, उसको सॉल्व करना है। दैट्स कंप्लीट योर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन शर्मा, और मैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी, और इसमें मैं आपको अब चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज तक, और अब मैं आपको इस चैप्टर की एक शॉर्ट नोट्स में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ, जिसमें डेफिनेशन, कंडीशन, थ्योरम को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए डोंट वेस्ट द टाइम, हम टाइम को वेस्ट किए बिना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर का नाम है सेट्स, यानी समुच्चय। और ये टॉपिक मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बना रहा हूँ, इसलिए सेट्स यानी समुच्चय जो भी वर्ड मैं आपको क्लियर करूंगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स के माध्यम में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है मैंने सेट। तो सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए एक लाइन में, ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए सेट ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ कलेक्शन, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुओं का समूह जिनमें कोई विशेष आपकी क्वालिटी होती है, यानी विशेष गुण होता है उनके अंदर, जिनके द्वारा उन्हें एक वर्ग में संग्रहित किया जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। उस समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन वर्ड है आपका वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीन्स ये होता है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप एक ऐसा समूह बनाइए जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम लिखिए जो उन क्रिकेटर्स के नाम लिखिए जो फेमस हैं। अब कोई भी क्रिकेटर अपने क्षेत्र में तो फेमस होता ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में वो फेमस हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फेमस हो, इसलिए इसकी कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगी कि कौन सा क्रिकेटर फेमस कहलाएगा। ठीक है, अपने क्षेत्र का हर क्रिकेटर फेमस होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि इवन नंबर्स लिखिए तो आप तुरंत लिख देंगे 2 4 6 8 10 एस ऑन डॉट।
ठीक है। तो यहाँ पर वेल डिफाइन है इवन नंबर्स, ठीक है। कोई भी फेमस क्रिकेटर्स का कोई वेल डिफाइंड सब्जेक्ट या वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। तो सेट जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं मेंबर्स, उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। उनको हम एक कर्ली ब्रैकेट में कॉमास की फॉर्म में शो करते हैं। ये सेट को डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कैपिटल ए इज इक्वल टू द स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल्स कौन कौन सा होता है, जैसे कि आप देखेंगे पेन होता है, पेंसिल होती है, ठीक है, इरेजर होती है, शार्पनर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कॉमास की फॉर्म में हम एक सेट पे इस तरीके से लिख देंगे, तो ये आपके क्या है, सेट यानी समुच्चय, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके मेंबर्स को लिख देते हैं। अब ये जो पेन, पेंसिल, ईटीसी वगैरह ये हमारे क्या है, अवयव यानी एलिमेंट है, और कैपिटल ए है, ये हमारा एक सेट यानी समुच्चय है। अब हमने यहाँ पर एक सेट और लिखा है, ए इज इक्वल टू 2 के प्रथम यानी 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये आपके 2 के 10 मल्टीपल्स हैं, जो आपके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स होते हैं आपके, ठीक है, और एज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 11, S1 सॉरी, ये सब इवन नंबर्स हैं आपके 2 से लेकर 20 तक। ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, जिनको हम अवयव कहते हैं। अब ये अवयव ए के अंदर मौजूद हैं, इनको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। 2 अवयव है, किसका अवयव है, ए का। इसका मतलब 2 क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, किसमें बिलोंग्स करेगा, ए में, ठीक है। और इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप से। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, याद रखेंगे। इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू की फॉर्म में पढ़ेंगे। और अगर कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं हो ए में, जैसे कि यहाँ पर विषम संख्या है, ऑड नंबर इसके अंदर नहीं है, तो उसको हम बिलोंग्स टू की बजाय हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या रीड करते हैं हम, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये होता है बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू। इसमें आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो साइन होता है, इसमें एक तरफ एलिमेंट लिखा होगा और एक तरफ आपका सेट लिखा होगा, तब ये साइन आपका यूज होगा, चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन एलिमेंट और सेट के बीच में ये साइन ऑलवेज यूज होगा, ठीक है। इसके अदर अगर कोई भी साइन दे रखा है तो इट्स मीन दैट इज रॉन्ग, तो वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए आगे बात करते हैं नोटेशन ऑफ द सेट, यानी सेट को प्रदर्शित करने के प्रतीक कौन कौन से होते हैं, यानी समुच्चय को किस तरीके से लिखा जा सकता है। टाइप नोटेशन ऑफ सेट, तो फर्स्ट नोटेशन होता है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसको हम टेबल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तालिका विधि, तालिका विधि में क्या होता है, कोई भी सेट आपका अवयव के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्म है, जिसको हम टेबल फॉर्म भी कहते हैं और हिंदी में भी इसको कहते हैं तालिका विधि, ठीक है। इसके अवयव जो होते हैं उन सभी को हम कॉमा लगा के दिखा देते हैं, सभी अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे सेकेंड फॉर्म, जिसको कहते हैं विल्डर फॉर्म, निर्माण विधि, जिसको हम नियम विधि भी बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम इनको एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि एक इनकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन लिखेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रत्येक एलिमेंट है आपका वो एक्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, और वो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्या है, एक्स एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। और सम संख्या होने के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है, लेस देन इक्वल 20। ये संख्या 20 और 20 से छोटी है, 20 के बराबर भी है, 20 से छोटी भी है, धनात्मक है और सम संख्या है। इसका मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक का मतलब केवल एक से नहीं होगा, बल्कि एक का मतलब उन सभी से होगा जो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। एक्स तो एक ही अवयव है ना, लेकिन एक अवयव बार बार बिलोंग्स करेगा, पहले 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, या फिर 20 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म, और इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि, और ये आपकी नियम विधि या निर्माण विधि कहते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिमार्क्स, जिसमें लिखा है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट इफेक्टेड, रिपीटेशन नॉट अलाउ। हम इसे शॉर्ट में ये भी कर सकते हैं कि रिपीटेशन जो होता है एलिमेंट्स का वो आपका नॉट अलाउ होता है,
यहाँ पर सीधी सी बात कहने की ये है कि अगर हमारे किसी भी सेट में कोई एलिमेंट लिखा है 2 4 2 4 2 4 2 4, तो इसके जो एलिमेंट काउंट होंगे वो रियल में केवल 2 और 4 ही होंगे। आप चाहो तो 2 और 4 को कितनी ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है, ये होता है हमारा समुच्चय का क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सेट। किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा, इसके अंदर 10 एलिमेंट थे, इसलिए ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फिक्स नोटेशन पढ़ेंगे जो पहले से ही फिक्स होंगे। जिसकी मैंने बताया कि समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कुछ कैपिटल लेटर से पहले से ही डिनोटेड है, जिसमें कि आपका कैपिटल एन आता है, जिसमें आपका आई आता है। आई की जगह आप यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जेड प्लस लिख सकते हैं, जेड माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। आर लिख सकते हैं रियल नंबर्स। तो ये एन क्या है, ये एन हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर जो भी होते हैं आप इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। जेड जो होता है ये इंटीजर होता है, जिसमें जीरो के साथ साथ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एसोन होता है। जेड प्लस का मतलब केवल पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं। जेड नेगेटिव का मतलब केवल नेगेटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं। आर जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल पहले से ही फिक्स होते हैं, जिनको हम सेट्स की फॉर्म में हमेशा लर्न रखेंगे, याद रखेंगे। और ये मैंने आपको चैप्टर में भी एक बार कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहला सेट हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं इनको एक साथ बता रहा हूं, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। नाम से ही पता चला निश्चित और अनिश्चित समुच्चय। सीधी सी परिभाषा है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों की संख्या अगर निश्चित हो तो उसे हम निश्चित परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसमें दिए गए अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। परिमित और अपरिमित। अपरिमित और परिमित की बहुत अच्छी पहचान ये होगी कि जो भी समुच्चय हमें दे रखा होगा उसमें लास्ट में डॉट डॉट करके देखा होगा। परिमित का मतलब ये होता है कि जिसमें दिए गए अवयवों की संख्या की हम गिनती कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, उसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और इसमें केवल 10 एलिमेंट है, इसका मतलब ये परिमित है। और अपरिमित में क्या होगा, अपरिमित में मैंने इसे पोस्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, रोस्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, और बिल्डर में भी, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या, एक्स एक सम संख्या। लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं दी है कि एक्स सम संख्या कितनी हो सकती है। तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो ये क्या है हमारा अपरिमित, यानी जिसमें दिए गए अवयव यानी एलिमेंट की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो भी आपका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। किसी भी अनिश्चित अपरिमित समुच्चय का जो ऑर्डर होता है वो आपका परिमित नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। अब समान समुच्चय तो 2 ही हो सकते हैं। मैंने एक लिखा ए बराबर बी। अब ए समुच्चय में मैंने लिखा 2 4 6 8, ठीक है। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी में मैंने लिखा 4 6 8 2। क्रम का जो कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ता कि कोई भी एलिमेंट पहले लिखा है या बाद में लिखा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि ए और बी में दिए गए एलिमेंट आपके मैच हो रहे हैं या नहीं। 2 इसके अंदर मैच हो रहा है, 4 इसमें मैच हो रहा है, 6 इसमें मैच हो रहा है, 8 भी इसमें मैच हो रहा है। इसका मतलब ऑल एलिमेंट जो है ए के जो है बी के जैसे ही है, इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों के हैं इक्वल सेट है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, और वो है आपका सबसेट। सबसेट आप जानते हैं, जैसे कि आपका मिनिस्टर और सब मिनिस्टर होते हैं, इसी तरीके से सेट और सबसेट भी होते हैं, ठीक है। तो सेट और सबसेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ए बी का सबसेट होगा यानी उप समुच्चय होगा यदि ए के सभी अवयव बी में हो, ठीक है। यानी प्रत्येक एलिमेंट ए का जो है बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग करता है ए में, और वही एलिमेंट आपका कहाँ बिलोंग कर जाए, बी में, लेकिन ये प्रोसेस आपका एक्स के उन सभी वैल्यूज के लिए होना चाहिए जो ए में मौजूद है। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, ऑल वैल्यूज, सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का। ये सबसेट का साइन होता है जिसको हम बोलते हैं उप समुच्चय।
उपसमुच्चय की अगर हम बात करें तो उपसमुच्चय का साइन जो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक साइन ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये छोटे का साइन है कि इधर वाली जो वैल्यू होती है उधर वाली वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है कि इधर जो हम जो भी सेट लिखेंगे वो राइट वाले सेट से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ छोटे का मतलब ये होगा कि इस ए के सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं बी के अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब उपसमुच्चय की एक परिभाषा और होती है जो मैंने नीचे अंडरलाइन करके कराई, ये इसका मतलब होता है इक्वल। अब यहाँ पर उपसमुच्चय की एक परिभाषा यानी सबसेट की परिभाषा ये भी होती है कि अगर किसी भी सेट से कुछ यानी सम या ऑल एलिमेंट्स लेकर एक समुच्चय बना दिया जाए तो वो समुच्चय इस ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, या फिर सबसेट होगा। तो कुछ का मतलब लेस देन और सब का मतलब इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इस साइन से डिनोटेट करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, ये उपसमुच्चय का साइन होता है। इधर जो लिखा होता है वो हमेशा इधर वाले सेट से क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें के एलिमेंट जो होते हैं कुछ एलिमेंट लेकर ही ये समुच्चय बनाया जाता है, और कभी कभी बराबर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब, ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने 2 4 6 8 लिखा था और कहा था ये इक्वल सेट है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के सबसेट होंगे क्योंकि आपस में बराबर है। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ठीक है, और ऐसी कंडीशन दोनों को मिलाने पर अगर कोई भी दो समुच्चय एक दूसरे के सबसेट में निरूपित कर दिए जाएं तो फिर वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे के सेट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान के अगर हम इसे प्रूव कर देते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर रहे होंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उपसमुच्चय की, तो उपसमुच्चय तो हमेशा छोटा होता है। ठीक है, और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन ये भी निकल के आती है, एक स्टेटमेंट ये भी निकलता आता है कि प्रत्येक सेट यानी एवरी सेट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट स्वयं का ही क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहां पर एक वर्ड और निकल के आता है, वो है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हमेशा लेस देन होता है, कभी भी बराबर नहीं होता। इसका मतलब ए में जो है बी के सभी अवयव, सॉरी ए जो है बी के कुछ अवयव लेकर बनाया गया होगा, यानी सम एलिमेंट। ठीक है, बी के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक रिक्त समुच्चय भी ले लेते हैं, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो भी क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। यानी कहने का मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज, और ये जो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और उपसमुच्चय जो होता है वो बराबर और छोटा दोनों ही हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत्येक उचित उपसमुच्चय तो होता है, लेकिन उपसमुच्चय जो था वो उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट यानी घात समुच्चय। पावर सेट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, बोले किसी भी सेट ए के सभी उप समुच्चयों को अवयव मानकर बनाया गया समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए बराबर लिखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके जो अवयव हैं वो आपके स्मॉल एबीसी हैं। अगर मैं इसके घात समुच्चय की बात करूंगा पावर सेट की, तो उसको डिनोटेट करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है P/A, इस टाइप। इसे हम घात समुच्चय कहते हैं। और इस समुच्चय के हम उप समुच्चय बनाएंगे यानी सबसेट बनाएंगे, तो सबसे पहले फाई होगा, फिर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे, फिर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे, और फिर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे। उसके बाद 2 एलिमेंट लेंगे, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए, और इसके बाद तीनों ही एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी। यानी कहने का मतलब प्रत्येक उप समुच्चय जो होता है वो किसी भी समुच्चय के कुछ अथवा सभी अवयव लेकर बनाया गया होता है, जिसमें कि हम रिक्त समुच्चय भी शामिल कर देते हैं। जो संख्या होती है उसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हम देख रहे हैं घात समुच्चय कितने उप समुच्चय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पर n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 इज 8। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 फॉर्मूले एक साथ पढ़ सकते हैं कि पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और किसी भी सेट जिसमें 3 एलिमेंट हैं उसके टोटल कितने सबसेट होंगे, वो भी आपकी काउंटिंग यही होगी। तो ये था हमारा पावर सेट। पावर सेट यानी घात समुच्चय। घात समुच्चय हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जिसमें सबसे छोटा समुच्चय आपका 5 होता है और सबसे बड़ा समुच्चय उसी के इक्वल होता है जो भी हमें दे रखा होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम इसमें से कुछ स्टेटमेंट जैसे कि
बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको हम समिष्टि समुच्चय भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा समुच्चय जिसमें से किसी भी प्रश्न में अवगत किए गए, यानी किसी भी प्रश्न में इंट्रोड्यूस किए गए सेट्स को बनाया जाता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एबीसी 3 समुच्चय का आपका इंट्रोडक्शन किया गया है, जिसमें एबीसी जो है किसी भी एक समुच्चय यू के उप समुच्चय है। इसका मतलब यू जो होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा एबीसी के लिए। यानी अगर किसी एक समुच्चय से छोटे छोटे कुछ समुच्चय लेकर अलग अलग समुच्चय बनाए जाएं, तो इन तीनों समुच्चयों के लिए ये जो समुच्चय होगा ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। एक परिभाषा ये भी बनती है कि किसी भी 3 समुच्चय जो एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट है, अगर उन सभी के एलिमेंटों को हम एक साथ लिख देते हैं और उन सभी के अवयव किसी भी एक समुच्चय में बिलोंग कर जाते हैं, तो वह समुच्चय इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट यानी समिष्टि समुच्चय कहलाता है। यूनिवर्सल को यू से प्रदर्शित करते हैं, चलिए यहाँ पर यू लिखा है मैंने, कैपिटल यू से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मैंने लिखा a = 1, 2, 3 एंड b = 2, 3, 4 एंड c = 3, 4, 5 और फिर मैंने यहाँ पे एक u बनाया जो abc के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, जिसके अंदर abc के तीनों के ही एलिमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी समुच्चय को किसी भी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये किसी भी समुच्चय को पढ़ने का एक आसान तरीका और इसकी खोज जो है वेन यूलर ने की थी, इसलिए इसको हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अगर एक समुच्चय ए दे रखा है और इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं हमें, तो उसे जरूरी नहीं है कि एक मसला ब्रैकेट में ही लिखें, उसको हम एक सर्किल बनाकर उसके अंदर 1, 2, 3 इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये समुच्चय ए है। जरूरी नहीं है कि किसी भी समुच्चय को वेन डायग्राम के रूप में किसी एक वृत्त में ही दिखाया जाएगा यानी सर्किल में, उसे सर्किल के अलावा किसी ट्राइंगल में, त्रिभुज में दिखा सकता है, किसी रेक्टेंगल यानी आयत में दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्लोज सर्किल क्लोज एरिया में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम से पढ़ने से पहले हम कुछ और भी पढ़ेंगे, जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट और एबीसी की बात करें तो यूनिवर्सल सेट यू है, जिसमें मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ पर ए जो है वो है आपका 1, 2, 3। तो यूनिवर्सल सेट को हम पहले समुच्चय आयत के रूप में इस तरीके से दिखाते हैं, रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सर्किल बनाते हैं जिसको हम ए लिखते हैं और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर ए के अंदर देखें तो 1, 2, 3 लिखा है, 1, 2, 3 और यू एक आयत है, इसके अंदर आपका यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 1, 2, 3 तो हम लिख चुके हैं, 4, 5 जो आएंगे वो इस सर्किल के बाहर होंगे। अगर इस पूरे कंप्लीट रेक्टेंगल की बात करें तो ये यूनिवर्सल सेट है जो आप देख रहे हैं, और ए जो है इस सर्किल ये आपका एक केवल सेट है जो ए से डिनोट किया गया है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट, ये सब ऑपरेशन आप पढ़ चुके हैं, मैं केवल इसका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक ऑपरेशन था जो था आपका यूनियन। यूनियन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, अगर दो समुच्चयों के बीच में हम यूनियन लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों के अवयवों को हम एक साथ सम्मिलित कर दें, तो उसे हम यूनियन यानी हिंदी में संघ पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए दे रखा है 1, 2, 3 और बी दे रखा है हमारे पास 2, 3, 4 और 5, तो अगर हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ए के एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। तो 2, 3 तो हम लिख चुके हैं, उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउ। 3 के बाद बचा 4 एंड 5। आप देख रहे हैं कि इसमें ए के सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, बी के भी सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं। इसका मतलब अगर हम दो सेट का यूनियन लेते हैं तो वो यूनियन जो होता है वो ए का भी ए के लिए ए प्रॉपर सबसेट का ए जो है वो ए यूनियन बी का एक सबसेट होगा और बी जो होगा वो भी आपका ए यूनियन बी का एक सबसेट निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करते हैं और बी के भी सभी अवयव ए यूनियन बी के अंदर बिलोंग करते हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा यूनियन। यूनियन के बाद एक वर्ड पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं ओवेनिस्ट, और ओवेनिस्ट को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं अपोजिट यूनियन की तरीके से। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको लिखेंगे। अगर हम समुच्चय इन्हीं को लेट कर लेते हैं ए और बी, तो आप इसमें देख रहे हैं 3 आपका दोनों में मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर केवल क्या आएगा, 2 और 3 दोनों ही सेट में मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे 2, 3 आएगा। जो अभी दोनों में ओवेनिस्ट होते हैं, कॉमन होते हैं, वो आपके इंटरसेक्शन के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। अब बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के हम प्रॉपर्टीज की।
तो यूनियन इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज इस तरीके से होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखने वाले हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, यानी कहने का मतलब यह है किसी भी समुच्चय ए को ए के अंदर ही सम्मिलित कर दिया जाता है, यानी यूनियन कर दिया जाता है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 1 2 3 लिखें और इसका यूनियन फिर से 1 2 3 के साथ करें तो इसका रिपीटेशन 2 बार नहीं होगा और ये 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ए का यूनियन अगर हम 5 के साथ कर देते हैं तो 5 का मतलब होता है 0, और 0 को ए में शामिल करेंगे तो उसकी वैल्यू ए के बराबर ही आएगी। अगर हमने ए का यूनियन बी के साथ कर दिया है, ठीक है, और बी का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ये वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब ये पता चलता है कि यूनियन जो होता है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय होता है। उसके बाद हम देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। इसे कहते हैं हम सहचार्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी यूनियन का जो ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचार्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहचार्य नियम। तो यूनियन का जो ऑपरेशन होता है वो सहचार्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन की भी कुछ नियम इसी तरीके से होंगे कि हम ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू ए के इक्वल होगी, और अगर हम ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी, और अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं और बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। यानी कहने का मतलब इंटरसेक्शन का जो रूल होता है वो भी आपका कम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी तरीके से अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर देते हैं और इसमें बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लें, या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन पहले लेकर फिर बाद में सी का इंटरसेक्शन लें तो ये वैल्यू इक्वल होंगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन का जो रूल होता है वो आपका एसोसिएटिव होता है, यानी सहचार्य नियम का पालन करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और इनके हम वेन डायग्राम भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन की। हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, एक सेट आपका बी दे रखा है। इसको मैंने ए से प्रदर्शित किया, इसको मैंने बी से प्रदर्शित किया है। अगर मैंने लिखा है ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलित करना, और सम्मिलित में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते समय ए और बी दोनों को ही सेट कर देंगे। ये ए सर्किल है, मैंने इसको सेट कर दिया है। फिर यूनियन बी है तो मैंने बी सर्किल को भी सेट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एरिया मैंने सेट कर दिए। इसका मतलब ये सम्मिलित रूप से किसे प्रदर्शित कर रहा है, ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें लिखिएगा जितने भी अवयव होंगे वो ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसमें इंटरसेक्शन की। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ए बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एरिया। अगर मैं इसमें पेन रखता हूं तो ये ए में मैच हो रहा है, बी में मैच नहीं हो रहा। अगर इसमें फिंगर रखता हूं तो ये बी में मैच हो रहा है, ए में मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस एरिया में पेन रखता हूं तो ये दोनों सर्किल में मैच होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन यानी ओवेनिस्ट एरिया यानी कॉमन एरिया। इस कॉमन एरिया को हम क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज होगी आपके इंटरसेक्शन की भी। इसके बाद एक डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी, जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब हिंदी में होता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय ऐसे दो समुच्चय होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है, जिसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती है। अगर मैं ए की वैल्यू मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और बी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं AEIOU, तो आप देखेंगे इन दोनों में इंटरसेक्शन लेने पर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये 5 के बराबर आएगा। तो ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या पढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय के रूप में याद रखते हैं। एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय होते हैं। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। ठीक है, इसको हम पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है, माइनस करना। चलिए माइनस करना भी सीख लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट U दे रखा है जिसके अंदर वैल्यू आपकी 1 से लेके 10 तक लिखी हुई है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ पर एक सेट A लिया गया है जिसमें मैंने लिखा है 1, 3, 5, 7 और 9। आप देख रहे हैं कि A जो है वो आपका छोटा है, सबसेट है किसका, U का। और अगर हम A का परिवर्त निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिसको हम पूरक भी बोल देते हैं, तो A' से प्रदर्शित करते हैं या फिर A का
सी, ए सी यानी ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोटेट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो यू माइनस ए के बराबर होती है। अब यहाँ पर बात आती है माइनस की कि माइनस क्या होता है। अगर किसी भी सेट में से हम माइनस करने पर किसी भी सेट के उन अवयवों को निकाल दें जो दोनों में मैच हो रहे हैं तो आपका माइनस कहलाता है। अगर हम देखें तो यू के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके ये एलिमेंट लिखे हैं। और अगर हम एक ही बात करें तो 1 3 5 7 और 9 लिखे हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी आपकी 2 4 6 8 और 10 बचेगी। यानी अगर हम u में से a को माइनस करते हैं तो इसके अंदर u के उन सब अवयवों को लिखा जाएगा जो a के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका u माइनस ए यानी a का डैश। तो यहाँ पे आप माइनस करना भी सीख गए होंगे कि किसी भी समुच्चय से अगर दूसरे को माइनस कर दिया जाता है तो उसमें वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो पहले वाले समुच्चय के दूसरे वाले समुच्चय में मैच नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को कि अगर हम किसी भी डैश को 2 बार डैश ले लेते हैं तो वो एक इक्वल हो जाता है। अगर हम यूनिवर्सल सेट u का डैश ले लेते हैं तो वो फाई होता है और अगर हम फाई का डैश लेते हैं तो वो u के इक्वल हो जाता है। और अगर हम a इंटरसेक्शन b का डैश ले लेते हैं तो a डैश और b डैश के साथ साथ इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। और अगर a यूनियन b का हम डैश ले लेते हैं तो a डैश और b डैश के साथ यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है। और इस रूल को हम पढ़ते हैं डिमॉर्गन रूल। इनको हम नाम पढ़ते हैं डिमॉर्गन रूल यानी डिमॉर्गन के नियम। ठीक है, ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं और प्रूफ करते समय हम क्या करते हैं ए बी की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं और इसमें दोनों तरफ की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी ये वैल्यू हम बेन डायग्राम से भी पूछ लेता है कि बेन डायग्राम द्वारा ज्ञात कीजिए, तो हम उससे भी कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। अगर मैं इसके बेन डायग्राम की बात करूँ तो बेन डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ए डैश और बी डैश निकालेंगे। हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। और फिर क्या करेंगे, डैश का मतलब होता है बेन डायग्राम की अगर बनाने की बात हो तो जिसका हमें डैश निकालना होता है पहले हम उसको याद कर लेते हैं। ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें चाहिए इसका डैश, तो जिसका हमें डैश निकालना है उसको छोड़ देंगे, उसे छोड़कर पूरा का पूरा एरिया सेड कर देंगे, चाहे वो सर्किल में हो या फिर आपका रेक्टेंगल में हो। ठीक है, लेकिन वो एरिया छोड़ देंगे जिसके ऊपर डैश लगाए। तो डैश लगाया इंटरसेक्शन के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने इंटरसेक्शन लिया और इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सभी एरिया क्या कर दिया, सेड कर दिया है। तो ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसी तरीके से बाकी आप किसी भी सेट को, किसी भी ऑपरेशन को बेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी बेन डायग्राम यानी डिमॉर्गन नियम आपके जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके किसी भी तरीके से प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं फॉर्मूला बेस या फिर बेन डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पर मैं देखो आपको कुछ प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करा देता हूँ, जिसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज लिखी है आपकी आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट इसे कहते हैं हम तत्समक नियम, इनको हिंदी में कहते हैं हम तत्समक नियम। इसमें क्या आता है, इसमें अगर ए का यूनियन में ए के साथ करूं तो पीछे लिखा था मैंने ए के बराबर होता है, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो वो भी ए के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं तत्समक नियम और इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर आता है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। तो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही आपका क्रम विनिमय होते हैं, यानी ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो जो यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर आता है आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मानी तो होता है आपका सहचार्य नियम, और सहचार्य नियम जो होता है वो आपका यूनियन इंटरसेक्शन दोनों में ही सेटिस्फाई होता है। इसमें करना क्या होता है, हमारे 3 सेट होते हैं, जिन 3 सेट में से आप किसी भी 2 सेट का पहले यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं और अगले वाली साइड में हम पहले फर्स्ट 2 का ले लेते हैं, फिर दोनों वैल्यू क्या होती है वो इक्वल हो जाती हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही होता है कि आप इंटरसेक्शन किसी भी 2 का पहले ले सकते हैं तीसरे के साथ, तो उसमें क्या वाली वैल्यू आपकी इक्वल रहेगी। तो इसलिए जो इंटरसेक्शन और यूनियन होता है दोनों ही आपके एसोसिएटिव होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेट लिखा है उसके बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर बी के साथ यूनियन लिखा हुआ है, तो इस इंटरसेक्शन का जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एक इंटरसेक्शन सी के साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसके मिडिल टर्म की बात करें तो यूनियन का यूनियन रहेगा। इसी तरीके से अगर बाहर यूनियन दे रखा हो और अंदर आपका इंटरसेक्शन दे रखा हो तो बाहर वाले ऑपरेशन यूनियन का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए यूनियन बी के साथ में और ए यूनियन सी के साथ में। लेकिन जो बीच में सेट है आपका ऑपरेशन वो वही रहेगा आपका इंटरसेक्शन।
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया डिमॉर्गन नियम। डिमॉर्गन नियम आपके 4 टाइप के केसेस होते हैं, जिसमें मैं आपको 2 लिखवा चुका हूँ और 2 आपके ये होते हैं ए माइनस बी यूनियन सी। अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनस जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस सी पे, लेकिन ये माइनस क्या करता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा है ए माइनस के बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर एक तो आएगा ए माइनस बी और एक आएगा ए माइनस सी, लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेक्शन लिखा है उसकी जगह हो जाएगा यूनियन। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन नियम होते हैं नंबर 3 और नंबर 4। और 2 डिमॉर्गन नियम मैं आपको पीछे लिख चुका हूँ, वो ये रहे आपके। एक डिमॉर्गन नियम ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरे और चौथे आपके ये हैं 2 डिमॉर्गन नियम। तो कुल मिला के आपके 4 डिमॉर्गन नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिनको आप अपनी बुक्स में एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से भी, और या फिर एबीसी को आप अपनी तरफ से लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर सेट थ्योरी, जिसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको रिपीट कराए हैं और ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।